हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति का रिवीजन वीडियो देख रहे हैं। और रिवीजन मैंने इसका इसीलिए बनाया है, रिवीजन वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि ये जो फ्री कंसेंट वाला चैप्टर है, एक तो पहली बात तो ये अनुबंध अधिनियम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दूसरी बात, ये फ्री कंसेंट जो है आपको एक ही वीडियो में पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे इस टॉपिक पर पिछले 5 या 6 लेक्चर बन चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक ही लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में आप इसको एक बार रिवाइज कर लें। तो रिवीजन स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको सहमति से आशय बताऊंगी, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम क्लियर कर लें कि सहमति क्या होती है। सहमति अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति एक ही विषय पर एक ही भाव से सहमत हो तो उनके मध्य सहमति कही जाएगी। अब सहमति के आवश्यक लक्षण देखिए, मैं फटाफट बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में देखना है तो पिछले लेक्चर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्पीड से इसको हम कवर करेंगे, इसलिए। तो सहमति के आवश्यक लक्षण कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट तो है अनुबंध की प्रकृति का सही ज्ञान होना चाहिए। दूसरे पक्षकार की सही पहचान होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति वही है, उसी जिसके साथ अनुबंध किया हो तो वो सही व्यक्ति होना चाहिए। पक्षकारों को विषय वस्तु की स्पष्टता, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको क्लियर होना चाहिए। और स्वतंत्र सहमति जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। स्वतंत्र सहमति भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 में सहमति उस समय स्वतंत्र कही जाएगी जबकि वह निम्नलिखित में से किसी से प्रभावित होकर नहीं की गई हो। किससे प्रभावित होकर ना की गई हो? उत्पीड़न, बल प्रयोग, दबाव या जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, कपट या धोखा, मिथ्या वर्णन या असत्य कथन, गलती या त्रुटि, इनके द्वारा ना की गई हो वही सहमति स्वतंत्र सहमति कही जाएगी। अब लेते हैं हम उत्पीड़न। उत्पीड़न किसे कहते हैं? उत्पीड़न से अभिप्राय कोई ऐसा कार्य करने अथवा उसे करने की धमकी देने से है जो भारतीय दंड विधान संहिता या इंडियन पेनल कोड द्वारा वर्जित हो। अनुबंध अधिनियम की धारा 15 के अनुसार ठहराव तब उत्पीड़न द्वारा हुआ माना जाता है जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ठहराव करने के लिए विवश करने के लिए निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है। वो कौन से कार्य करता है हम देखते हैं। ऐसा कोई कार्य करता है अथवा करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित हो। दूसरा, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोकना अथवा रोकने की धमकी देना। इस संबंध में यह महत्वहीन है कि जहां पर उत्पीड़न हुआ वहां पर भारतीय दंड विधान लागू था या नहीं था। अब देखिए, ये दोनों कार्य जब करता है या इससे प्रभावित होकर कोई कार्य किए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? उत्पीड़न कहलाता है। उत्पीड़न, अब उत्पीड़न जो है उसका सिद्ध करने का जो भार होता है वो किस पे रहता है? मतलब कि जब किसी के साथ उत्पीड़न से कोई अनुबंध किया गया है तो ऐसी स्थिति में सिद्ध करने का भार पीड़ित पक्षकार पर होता है। उसे ही यह सिद्ध करना होता है कि उस पर उत्पीड़न का प्रयोग किया गया तथा उसकी सहमति उत्पीड़न द्वारा ली गई थी। अब लेते हैं अनुचित प्रभाव। पहला तो किससे? उत्पीड़न से प्रभावित हुआ नहीं होना चाहिए वो सहमति, तभी वो स्वतंत्र सहमति कही जाएगी। दूसरा है वह अनुचित प्रभाव से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अनुचित प्रभाव, कोई भी अनुबंध उस समय अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया हुआ कहा जा सकता है जबकि पक्षकारों के बीच में ऐसे संबंध हो कि उनमें से कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो और दूसरे पक्षकार से अनुचित लाभ पाने के लिए उस स्थिति का वास्तव में प्रयोग किया गया हो। जैसे वो प्रभाव की स्थिति में हो, वो कौन से रिश्ते होते हैं? देखिए, कुछ रिश्ते होते हैं, वो स्थितियां कौन सी होती है? जैसे डॉक्टर एंड मरीज, तो वो डॉक्टर का प्रभाव रहता है वकील एवं वो वकील, एडवोकेट एंड क्लाइंट। तो इस तरह जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो अपने दूसरे पक्षकार को प्रभावित करने
की शक्ति रखते हैं और वो वास्तव में प्रयोग करते हैं तो उसको अनुचित प्रभाव से प्रभावित अनुबंध या ठहराव कहा जाएगा। अब अनुचित प्रभाव के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो वह व्यक्ति। स्थिति कौन सी? या तो डॉक्टर हो तो मरीज को प्रभावित कर सकता है, वकील है तो क्लाइंट से इस तरह से व्यवहार कर सकता है तो अनुचित प्रभाव का उपयोग कर सकता है, और अनुचित प्रभाव का वास्तव में प्रयोग किया गया हो तो ही वो कहलाएगा कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग हुआ है या अनुचित प्रभाव से प्रभावित वो सहमति हुई है। अब ऐसी स्थिति में देखिए कौन सिद्ध करने का भार किस पर होगा? पीड़ित पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर अनुचित प्रभाव के प्रयोग का आरोप लगाए जाने पर यह सिद्ध करने का भार कि अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया है अथवा नहीं उस पक्षकार पर होगा जो कि दूसरे की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में हो, न कि पीड़ित पक्षकार पर। ठीक है, तो प्रभावित करने की स्थिति में होने वाला व्यक्ति सिद्ध करेगा कि उसके साथ उसने अनुचित इस प्रभाव का उपयोग किया है या नहीं किया है। अब लेते हैं हम कपट। दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। स्वतंत्र सहमति कब नहीं कही जाएगी, कब कही जाएगी? जब वो बिना उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव। अब तीसरा कपट से की गई हो। तो कपट किसे कहेंगे? अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के अनुसार यदि कोई पक्षकार अथवा उसका एजेंट दूसरे पक्षकार अथवा उसके एजेंट को धोखा देने के उद्देश्य से अथवा अनुबंध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कुछ कार्य करता है तो यह कहा जाएगा कि कपट किया गया है। वो कौन कौन से कार्य हैं? किसी असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना, किसी ऐसी बात को छिपाता है जिसका उसे निश्चित ज्ञान या पूर्ण विश्वास है, पूरा नहीं करने के अभिप्राय से कोई वचन देता है, धोखा देने के लिए ही कोई अन्य कार्य करता है, ऐसा कोई कार्य अथवा भूल करता है जिसको राजनियम विशेष रूप से कपटमय घोषित करता है, और उपयुक्त के अतिरिक्त कभी कभी मौन रहना भी कपट माना जाता है। कभी कभी मौन रहना भी कपट माना जाता है। अब देखिए कपट के आवश्यक लक्षण या तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? धोखा देने का अभिप्राय या उद्देश्य होना, जो भी कार्य या अनुबंध किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होना? धोखा देने का उद्देश्य हो, दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा हुआ हो, धोखे का उद्देश्य अनुबंध के लिए प्रेरित करता हो, कपट के पक्षकार हो, कपट का स्वरूप या कपट में सम्मिलित होने वाली बातें हो, मौन द्वारा कपट कभी कभी किया जा सकता है, कपट के कारण दूसरे पक्षकार को हानि होना भी अनिवार्य है। तो ये कपट के आवश्यक लक्षण कहे जाते हैं। अब जब कपट द्वारा अनुबंध किए जाने की कोशिश की गई है, स्वतंत्र सहमति लेने की कोशिश की गई है, तो ऐसी स्थिति में उस कपट के प्रभाव क्या होंगे? पहला, अनुबंध ही व्यर्थनीय हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, अनुबंध की पुष्टि करवाई जा सकती है। पुष्टि करवाई जाने से मतलब क्या होता है कि इसको मैं 2-3 बार आपके इसमें आएगा कि अनुबंध की पुष्टि करवाना। तो कई बार जब अनुबंध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में पुष्टि करवाई जा सकती है। तो कपट होने पर भी पीड़ित पक्षकार अगर चाहे तो अनुबंध की पुष्टि कर सकता है यदि ऐसा करना उसके हित में हो। ऐसा होने पर दूसरे पक्षकार को अनुबंध पूरा करना ही होगा। ठीक है। और प्रत्यास्थापना की जा सकती है और क्षतिपूर्ति की मांग भी की जा सकती है। अब देखिए मिथ्या वर्णन। 4 चीजें हमने पढ़ ली। स्वतंत्र सहमति कब मानी जाएगी? जब बिना किसी उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, और अब लेते हैं हम मिथ्या वर्णन से की गई हो। मिथ्या वर्णन किसे कहते हैं? किसी असत्य बात को सत्य जानकर कहना मिथ्या वर्णन कहलाता है। अधिनियम की धारा 18 के अनुसार मिथ्या वर्णन में कुछ बातें सम्मिलित है। कौन कौन सी? किसी तथ्य का निश्चयात्मक कथन जो कि वस्तुतः सत्य नहीं है किंतु उस कहने वाला उसे सच होने की बारे में विश्वास करता है। धोखा न देने के उद्देश्य से किया गया कर्तव्य भंग, जिसमें कर्तव्य भंग करने वाले पक्षकार को लाभ और दूसरे पक्षकार को हानि होती है। अनुबंध के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ठहराव की विषय वस्तु के बारे में
गलती करने के लिए प्रेरित करना, चाहे वह अज्ञानतावश ही क्यों न हो। तो इस तरह से ये मिथ्या वर्णन कही जाती है। ये सारी बातें मिथ्या वर्णन के कुछ प्रकार हो सकते हैं। वो कौन कौन से प्रकार, देखिए हमने जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं निश्चयात्मक या सकारात्मक कथन और कर्तव्य भंग और अज्ञानवश मिथ्यावर्तन के कारण गलती। और भी कई लोगों ने कई प्रकार बताए हैं। तो हम स्टडी के हिसाब से, स्टडी के अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन 3 प्रकारों पर ही प्रकाश डालेंगे: निश्चयात्मक, कर्तव्यभंग, अज्ञानवश और मिथ्या वर्णन के कारण गलती। इसका डिटेल में आप हमारा जो लेक्चर है, पिछले लेक्चर 4-5 लेक्चर, उसमें आप देख सकते हैं। अब देखिए मिथ्या वर्णन का प्रभाव क्या रहता है। जब मिथ्या वर्णन किया गया है तो उसका प्रभाव क्या रहेगा। पीड़ित पक्षकार को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे वो अनुबंध को व्यर्थनीय घोषित कर सकता है या अनुबंध रद्द कर सकता है। अनुबंध की पुष्टि की जा सकती है। पुष्टि से मतलब इस अनुबंध को पूरा करने के लिए अगले पक्षकार को बाध्य करना और प्रत्यय स्थापना या रेस्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो इस तरह से मिथ्या वर्णन कंप्लीट होता है। अब लेते हैं हम गलती। फिर से बता दूं मैं आपको, स्वतंत्र सहमति कब कही जाएगी, जब वो सहमति बिना किसी उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती से बिना गलती के की गई हो। तो गलती किसे कहा जाता है, हम ये स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले तो जब अनुबंध के दोनों पक्षकारों में किसी बात के संबंध में भ्रांति या भ्रम होता है तो वह अनुबंध गलती से प्रभावित समझा जाता है। धारा 21 में इसके बारे में बताया गया है, जब ठहराव करने वाले पक्षकार ठहराव के किसी आवश्यक तथ्य के बारे में गलती पर होते हैं तो ठहराव व्यर्थ होता है। तो इस प्रकार से गलती के भी प्रकार हैं। कितने प्रकार में इसे विभाजित किया जा सकता है। तथ्य संबंधी गलती, विधि या कानून या राजनियम संबंधी गलती। अब देखिए तथ्य संबंधी गलती को भी हम 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। एक तो एक पक्षीय गलती और एक द्विपक्षीय गलती। जब अनुबंध करने के दोनों पक्षकार गलती पर हो, एक पक्षकार गलती पर हो तो वो एक पक्षीय गलती कहलाती है। जब दोनों पक्षकार गलती पर हो तो द्विपक्षीय गलती कहलाती है। एक पक्षीय गलती पक्षकार संबंधी गलती हो सकती है, दूसरी सौदे की प्रकृति संबंधी गलती हो सकती है, और द्विपक्षीय विषय वस्तु संबंधी गलती और निष्पादन की असंभवता संबंधी गलती। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, तथ्य संबंधी गलती क्लियर हो गया। अब विधि या कानून या राजनियम द्वारा संबंधी गलती कौन कौन सी हो सकती है। देश की विधि से संबंधित गलती, विदेशी विधि संबंधी गलती, व्यक्तिगत अधिकार संबंधी गलती। तो इस प्रकार ये गलती किसे कहते हैं हमने समझा। और रिवीजन बहुत ही छोटा रहा, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि ये डिटेल में हम पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रिवीजन वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और भी अगर आप पिछला जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन चाहते हैं तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, किसी ने बताया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं रिवीजन करवाएं। तो अगर चाहते हैं, इंटरेस्ट हो तो बताएं, ताकि मैं पिछले लेक्चर्स का भी इस तरह से 1-2 रिवीजन वीडियो बना सकूं। थैंक यू।